अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपके पास वो डेटा नहीं है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सवाल को समझेंगे कैसे? क्योंकि सवाल समझ में तब आता है जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, या जनरल स्टडीज़ का हो, या मैथ्स का हो, साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट में एक डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन डेटा आपके पास होना चाहिए। तब क्या होता है कि जो सवाल जो आएगा एग्ज़ाम में उसको आप समझ पाएंगे। और सवाल में भी क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत सारे मतलब साइंटिफिक वर्ड्स रहेगा, कुछ ऐसा वर्ड जो समझने में भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सवाल में ऐसा वर्ड्स रहेगा ना कि समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए क्या है कि सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका किताब में जो सवाल जो रहता है और क्वेश्चन का जो सवाल जो रहेगा, मतलब वही सवाल है, लेकिन बात क्या होता है कि वर्ड्स का खेला होता है कि वर्ड्स ऐसा सवाल क्वेश्चन में रहेगा जो वर्ड्स का मीनिंग ही समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैकेंसी का दे रहे हैं या कॉलेज का दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा कि आपको बहुत सारा वर्ड्स को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको डीप रिसर्च करना होगा। किताब का जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको खुद से भी थोड़ा परखना पड़ेगा कि ये सवाल कैसे आ सकता है, मतलब ये सवाल और कितना तरह का सवाल बन सकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और जो भी सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज़ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, या आपका एथिक्स पेपर हो गया, जो भी है, तो डीप एनालिसिस करने से क्या होता है कि जब सवाल जब आएगा ना, तो उसको आप ठीक से समझ पाएंगे, परख पाएंगे, है ना। तो जैसे कि आप बेसिक आप बाहर से पढ़ाई किया, ठीक है, जैसे कि आप हिस्ट्री कुछ पढ़ाई की, तो हिस्ट्री का जो भी इवेंट हुआ, जो मूवमेंट हुआ, उसको आपको और डिटेल में पढ़ना है। और वो डिटेल में आप कैसे पढ़ेंगे? आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या और सारा जो रेफरेंस जो बुक होता है उसको भी ले सकते हैं। आप खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, मतलब खुद से भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सवाल और किस हिसाब से बन सकता है, मतलब ये जो सवाल जो पूछा जाएगा और कितने इस तरह से पूछा जा सकता है ना, वो अभी आपको खुद से ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा वहीं से ही पूछेगा, लेकिन सवाल ऐसे घुमा फिरा के रहता है ना, जिसका वजह से क्या होता है कि आप सवाल को समझ नहीं पाते। ये तो आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव वाला। और जैसे कि आपका MCQ जो एग्ज़ाम जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सवाल बहुत रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन 4 ऑप्शन भी आपका ऐसे रहेगा ना कि आपको लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है, या A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो आप कैसे उसको छाटेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया, जो क्वेश्चन है, उसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। जो भी वर्ड्स है, उस वर्ड्स का मीनिंग आपको समझना, मतलब आना पड़ेगा। अगर आप उस क्वेश्चन का मीनिंग अगर समझ नहीं पाएंगे कि हर वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तब तक आप उस जो जवाब है आप उसको दे नहीं पाएंगे, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को और बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम डीप डिटेल में। तभी क्या होता है, कभी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो सवाल है वो इस इवेंट से आया है, या फिर ये जो सवाल है चाहे हिस्ट्री का हो, वो इस जगह से आया है, इस मूवमेंट से आया है ना, इस रिवॉल्यूशन से आया है। और जो जनरल स्टडीज़ जैसा आपका हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अगर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सवाल है वो आपके इधर से आया है। तो डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से जो आप लोग पढ़ते हैं, जो बेसिक जो पढ़ते हैं, तो बेसिक पढ़ने से काफ़ी नहीं होता, आपको डिटेलिंग में जाना होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना होगा कि हर इवेंट का भी के अंदर भी आपको छानबीन करना होगा कि ये इवेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, कौन करवाया, ये सब। और जो मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट भी को भी आपको बहुत सारा उस पर देखना पड़ेगा कि मूवमेंट क्या था, कौन सा ईयर में हुआ, कौन सा डे में हुआ, क्यों हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, क्यों ज़रूरी था इंडिया के लिए, है ना। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान हो गया,
कितना संविधान जो राइट्स है या फिर कुछ नियम है कितना बाहर से लिया गया है और कितना इंडिया ने खुद बनाया है ना, वो सब भी आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। तो जनरल स्टडीज़ में जनरल नॉलेज भी हो गया, साइंस का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, तो आपको उसका डिटेलिंग में जानना पड़ेगा। क्योंकि वैकेंसी में क्या होता है, जो सवाल जो आता है ना वो बेसिक मतलब बाहर ही से नहीं आता, उसको डिटेलिंग में आता है कि वो देखना चाहता है। क्योंकि देखिए बहुत लाख लोग फॉर्म फिलअप होता है ना, और बहुत लोग अपियर करते हैं, लेकिन बात क्या होता है कि हर इंसान को, हर स्टूडेंट्स को, हर कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलेगा, तो कुछ ही लोग को मिलेगा। तो जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है उसका मोटिव क्या होता है कि सबको तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है उन लोग का पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहले छांटना, कि कैसे हम कम करें कैंडिडेट को, है ना। पहले छांटने का काम होता है। उसमें से अगर कोई क्वालिफाई कर गया उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है ना। अब वो मेन एग्ज़ाम वही लोग दे पाएगा जो वाकई में इस प्लेटफॉर्म के लिए या इस वैकेंसी के लिए, इस फील्ड के लिए जो एलिजिबल है। मतलब अब वो प्रोफेशनल लोग आएंगे जो वाकई में अच्छा तैयारी किए, जो डीप तैयारी किए। और वो जो मेंस एग्ज़ाम जो होता है ना वो आपका प्रोफेशनल होता है कि हाँ अब जितना जो बच्चा लोग वो लोग वाकई में इस फील्ड के लिए बने हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो पहले जो बेसिक जो ट्रायल होता है उसमें छांटना पड़ता है, क्योंकि सबको मेंस में अपियर नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि पहले छांटने का प्रोसेस होता है। वैसे ही आपका हर वैकेंसी में होता है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को इतना ही डिफ़िकल्ट रहता है, बनाया दिया जाता है ताकि वही लोग को वैकेंसी का प्रॉफिट मिले जो वाकई में मेहनत किया है, जो वाकई में अच्छा स्टडी किया है, जो वाकई में डिटेलिंग किया है, वही लोग को ही मिलेगा बैठने का और उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं मिल सकता ना, क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। तो जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है ना उन लोग का पहला इंटेंशन नहीं होता है कि किसी तरह भी जो बेसिक जो लोग हैं उनको छांटना। फिर जो प्रोफेशनल लोग जो आएंगे, जो वाकई में जो डीप स्टडी किया, उनका मेन तैयारी, मेन एग्ज़ाम उनका होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि प्रीलिम्स में बहुत लोग बैठता है, फिर प्रीलिम्स में कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए, और मेंस में जब एग्ज़ाम होता है फिर मेंस से भी कुछ ही लोग क्वालिफाई होता है इंटरव्यू के लिए, है ना। ये एग्ज़ाम का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है उन लोग का वो इंटेंशन होता है, ये मोटिव होता है कि हर किसी को हम एलिजिबल नहीं कराएंगे। तो पहले प्रीलिम्स में सबको बैठने का मौका देंगे, और जो प्रीलिम्स में जिसका पास क्षमता है उसी को मेंस में रखेंगे। फिर मेंस में जो एग्ज़ाम देगा, फिर मेंस में जिसका पास क्षमता है, फिर मेंस के बाद उनको इंटरव्यू में आगे वो लोग हम बढ़ाएंगे, लेकिन सबको नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि कैंडिडेट को छांटने का। और हर जो भी इंस्टीट्यूट का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, कंपनी का हो, वो लोग भी अपना अपना एक प्रोसेस अपनाता है। गवर्नमेंट जो जॉब होता है, प्राइवेट जॉब जो होता है, उसका भी अपना अपना प्रोसेस होता है कि सबको एलिजिबल नहीं करेगा। बस हाँ एक क्वालिफाई पेपर रहता है कि आपको सबको क्वालिफाई करवा देंगे, लेकिन लास्ट में वही लोग नौकरी के लिए अपेयर होगा जो वाकई में बना है उस फील्ड के लिए, पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए अगर आपका पहले से अगर क्लैरिटी है कि हमको ये फील्ड, इस डिपार्टमेंट में, इस जगह में को काम करना है, तो स्कूल तक तो बेसिक ठीक है, लेकिन जब आप कॉलेज पास आउट हो जाएंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, डिटेलिंग के साथ पढ़ाई करना है। आपको सिलेबस के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी देखना है, डिटेलिंग के साथ हर इवेंट को, हर जनरल स्टडीज़ को, हर हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी सिलेबस का रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर आपका जनरल नॉलेज जो होता है, आपको डिटेलिंग में पढ़ना होगा। समय लीजिए, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए ये मत सोचिए कि अभी 6 महीना बचा है तो हम बहुत स्पीडली हम सिलेबस को देंगे, नहीं। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना चाहिए ताकि डिटेलिंग रहेगा। तो जब क्वेश्चन को जब आप
कवर करेंगे, जब क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे तो कम से कम आपको समझ में भी आएगा ये जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से, ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से है और किस जगह से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक, आज का जो सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको कुछ और कोई क्वेरीज रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का सेशन जो है उसको यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। ओके देन।